नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 ने उड़ान भर ली है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 और पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर ट्वीट कर बधाई भी दी है। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरना है। तो देखिए, बड़ी खबर है, चांद की ओर चंद्रयान 3 चल पड़ा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह हर भारतीयों के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। तो देखिए, हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ये जो प्रक्षेपण किया गया है चंद्रयान 3 का, ये सफल हो और चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाए। यही हम सबकी प्रार्थना भी है और तमाम वैज्ञानिकों की जो मेहनत है वो सफल हो जाए, यही उम्मीद भी हर कोई कर रहा है। लेकिन आज एक उत्साह का अनुभव किया गया। सभी बहुत उत्साहित थे कि एक बार फिर से कोशिश की गई है चांद की ओर एक कदम बढ़ाने की, और चांद की ओर कदम बढ़ा दिया गया भारत की ओर से। और जल्द ही भारत चांद को नापने वाला वो देश बन जाएगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और देखना ये होगा ये सफल लैंडिंग होती है। और इस बार यही विश्वास किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग होगी। इसरो की ये बड़ी मेहनत है। हम लगातार इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, 5वां चरण हम आपको एक एक करके चरण बताते हैं कि किस तरह से 10 चरणों में ये पूरा हो जाएगा। पहला चरण पृथ्वी से लॉन्च होगा। इसमें भी 3 स्टेज आते हैं। और इसके बाद दूसरे चरण में क्या होगा, लूनर ट्रांसफर फेज, यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम किया जाएगा। लूनर ट्रांसफर फेज यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम किया जाएगा। और तीसरे चरण में लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज है, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को स्थापित किया जाएगा। चौथे चरण में इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट गैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि 5वें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। तो ये 5वें चरण तक हम अगर पहुंच गए तो आधी सफलता हम पा लेंगे। छठा चरण डी बूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रही हैं उसमें गति भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। 7वां चरण में प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी 7वें चरण में। और 8वें चरण की अगर हम बात करें तो 8वां चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें लैंडिंग कराई जाएगी। और यही सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा 8वां चरण। अगर लैंडिंग हो जाती है तो लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। सामान्य जब हो जाएंगे तो 10वां चरण होगा, वो आखिरी और फाइनल चरण होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। तो देखिए, ये 10 चरण हैं और इन 10 चरणों के तहत हम अपना ये पूरा अभियान पूरा कर लेंगे। और आज के इस पूरे ऑपरेशन की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे इसकी तैयारी की गई, कैसे एक एक पार्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा किया गया। और पिछली बार
जब ऑपरेशन विक्रम लॉन्च किया गया था तो उससे संपर्क टूट गया था। संपर्क टूटने की वजह से वो चंद्रयान का वो ऑपरेशन हमारा फेल हो गया था। लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि ये ऑपरेशन फेल ना हो और जिस मकसद से भेजा जा रहा है चंद्रयान 3 को, उसी मकसद को पूरा करे। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय आवास और शहरी निकाय मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम और दोनों मंत्रियों के बीच हरियाणा की विकास परियोजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक किसान हितैषी योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले केंद्रीय आवास और शहरी निकाय मंत्री हरदीप पुरी और उसके बाद नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट ने गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट को पास किया है और उस पर काम जल्दी कैसे शुरू हो, इसी को लेकर के बातचीत हुई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए क्रियान्वित योजनाओं के अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसान की कृषि योग्य में बोई जा रही फसल का संपूर्ण डेटा होगा। दिल्ली से अगली खबर, जेपी नड्डा की स्पेशल टीम करेगी बीजेपी नेता की मौत की जांच। जेपी नड्डा ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी। जेपी नड्डा ने गहरा दुख व्यक्त किया और रघुवर दास करेंगे कमेटी का नेतृत्व। लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी नेता की हुई थी मौत। कमेटी जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश से पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ का जायजा लेने के लिए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता पंजाब के अंबाला दौरे पर है। आपको बता दें कि सुशील गुप्ता के साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह और अशोक तंवर भी मौजूद हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए आप नेता सड़क पर उतर आए हैं। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित। मुझे आमंत्रित करने के लिए फ्रांस के लोगों का शुक्रिया, ये आपका प्यार है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज का नजारा अपने आप में अद्भुत है। पहली बार किसी देश के हर हिस्से में बैठकें हो रही हैं। भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है और भारतीय सेना के जवान परेड में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा भारतीयों की है। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी।
आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही के दौरे पर हैं और इस 2 दिवसीय विजिट के पहले दिन बड़ी खबर आई है। दरअसल पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर के डील हुई है। इसके बाद अब आप फ्रांस में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। पीएम मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफएल टावर में भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि फ्रांस में यूपीआई से भुगतान करने को लेकर के सहमति बनी है। इसकी शुरुआत एफएल टावर से होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय यहां पर यूपीआई के जरिए रुपए में पेमेंट कर सकेंगे और पीएम मोदी ने कहा कि इस समझौते से भारतीय नवाचार के लिए एक बड़ा नया बाजार खुल सकेगा। साथियों, भारत फ्रांस पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला एक और सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री 4.0 उसका भी बहुत बड़ा आधार है। आज दुनिया का, और आपको जरूर गर्व होगा ये सुन करके, आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। बाढ़ की स्थिति पर पीएम की राज्यपाल से बातचीत। पीएम मोदी ने फ्रांस से दिल्ली के उपराज्यपाल को किया फोन। दिल्ली में जल भराव और बाढ़ की स्थिति के लिए जानकारी, बाढ़ से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए जानकारी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत करके जानकारी ली गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ की स्थिति पर पीएम के उपराज्यपाल से बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करके जानकारी ली गई है। पीएम मोदी ने फ्रांस से दिल्ली के उपराज्यपाल को किया फोन। दिल्ली में जलभराव और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली गई है। बाढ़ से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों ने शपथ ली। जस्टिस एस वेंकटनारायण भट्टी ने शपथ ली है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस एस वेंकटनारायण भट्टी ने शपथ ली है और इसी के साथ साथ जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी शपथ ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट को एक और नया जज मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों ने शपथ ली है। तो आपको बताएं कि जिन्होंने शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी शपथ ली है। तो सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए जज मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली गई है। राजस्थान विधानसभा पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में राजस्थानी टच देते हुए कहा कि मान सम्मान और बलिदान की धौरी धरती राजस्थान के निवासियों को घनी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि अतिथि को देवता समझने का सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान है। यहाँ के लोगों के मधुर व्यवहार के चलते देश विदेश के लोग यहाँ आते रहते हैं।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा, आज महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध व्यक्तियों और सम्मानित पार्टी कार्यकर्ताओं से चंडीगढ़ में भेंट की गई। वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने, क्षेत्र की प्रगति, सरकारी योजनाओं व विकास कार्यों की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर के उनके साथ चर्चा की गई। प्रदेश सरकार और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी अंत्योदय की नीति के तहत राष्ट्रहित व जन जन की सेवा में सदैव समर्पित है।
जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी उनमें से एक